अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साकची के बड़े चौराहे से धतकी डीहा होकर कदम की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है। मशहूर है कि इस बरगद पर कोई भूत रहता है। कुछ लोग उसे भूत कहते हैं, कुछ उसे किसी बदरूह के नाम से याद करते हैं और कुछ का मानना है कि बरगद पर एक खूबसूरत चुड़ैल रहती है। मैं कभी भूतों का कायल नहीं हुआ। शायद इसकी वजह यह थी कि अब तक मेरा किसी भूत या किसी बदरूह से सामना नहीं हुआ था। जब कभी दोस्तों की महफिल में भूत प्रेत या बदरूहों का जिक्र होता तो मैं हमेशा एक ही दलील देता था। ये क्या बात है, अब से 50 साल पहले तक लोगों को भूत नज़र आते थे लेकिन अब नज़र नहीं आते। 50-60 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग जिन जगहों पर भूतों को खुद देख चुके हैं, अब वहाँ पर आबादियाँ आबाद हो चुकी हैं, लेकिन अब उन जगहों पर किसी को कोई भूत या बदरूह नज़र नहीं आती। क्यों? मेरी ये दलील अक्सर दोस्तों को खामोश करा देती थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं अपनी सारी दलीलें भूल गया। ये मेरी ज़िंदगी की ऐसी घटना है जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। और मैं वैसे तो आज के ज़माने का पढ़ा लिखा होशमंद इंसान हूँ, फिर भी उस रहस्यमयी रात में जो घटनाएं मेरे साथ घटी हैं उनका जवाब मैं आज तक नहीं ढूंढ सका। कोई दलील उन घटनाओं के सामने नहीं ठहरती जो मेरे साथ उस रात में गुजरी थीं। आप ज़रूर हैरान होंगे कि मैं कौन हूँ और किस रात की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले अपना थोड़ा सा परिचय करा दूँ। मेरा नाम अंसारी है। मैं जमशेदपुर के इलाके आज़ाद नगर के मांगू में रहता हूँ। साकची के बड़े चौराहे के रास्ते पर जिस बरगद के पेड़ का जिक्र मैं कर चुका हूँ, उसके बारे में बहुत सी रहस्यमयी कहानियाँ मशहूर हैं। कई बुजुर्ग लोगों का दावा है कि उन्होंने वहाँ खुद भूत देखा है या उससे मिले हैं, बल्कि एक साहब ने तो यहाँ तक दावा किया था कि वो भूत एक खूबसूरत औरत का भूत है जो रात को अकेले मुसाफिरों को अपनी खूबसूरती से छलकर उनकी जान ले लेती है। अजीब बात यह है कि बरगद के उस पेड़ से थोड़ा सा आगे ही धतकी डीहा जाने वाली सड़क पर दाहिनी तरफ कब्रिस्तान भी है, इसलिए आम तौर पर लोग मानते हैं कि उस बरगद पर ज़रूर कोई बदरूह यानी आत्मा रहती होगी। हाँ, तो मैं उस घटना की बात कर रहा था जो मेरे साथ उस भयानक रात में घटी थी और जिसने मेरी सारी दलीलों और सारे अकीदों यानी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया था। हुआ ये कि उस रोज़ गांधी मैदान में मुल्क के दो मशहूर कव्वालों का मुकाबला था। मुझे और मेरे एक दोस्त स्वर्गीय इदरीस को कव्वालियों का बहुत शौक़ था। ये घटना दरअसल 1973 की है। अब मेरे दोस्त इदरीस का इंतकाल हो चुका है। हम दोनों उस रात एक ही साइकिल पर सवार होकर कव्वालियों का मुकाबला देखने और सुनने गए थे। साइकिल मेरी ही थी। गांधी मैदान तमाशाइयों से भरा हुआ था और दोनों कव्वालों ने समा बांध रखा था। आलम यह था कि कव्वाली के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन सुनने वाले इस कदर मदहोश थे कि एक आदमी भी उठकर नहीं गया। इत्तेफाक से इदरीस से बातों बातों में मेरी बहस हो गई और ये बहस इतनी बढ़ी कि मैंने उसी वक्त घर वापस आने का फ़ैसला कर लिया। इदरीस पर मेरे वापस जाने की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि इतनी रात गए मैं अकेला घर जाने की हिम्मत नहीं कर सकूँगा, क्योंकि उस वक्त मैं गांधी मैदान से काफ़ी दूर धतकी डीहा में रहता था। मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आ गया था कि अंजाम सोचे बगैर साइकिल उठाकर घर की तरफ चल दिया। उस वक्त मैंने ये भी नहीं सोचा कि इदरीस किस तरह वापस आएगा। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हर तरफ सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। लेकिन उस वक्त न मुझे बारिश का डर था
न रात के सन्नाटे का डर। मैं साइकिल पर सवार जोर जोर से पैडल मारता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। मांगो पुल से गुजरकर धक्की ढिया को 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता कचहरी होकर हवेली पार्क से जाता था और दूसरा साकची से होकर। कचहरी वाला रास्ता ज़्यादा सुनसान और टूटा हुआ था। मैं बेख्याली में उसी रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा कि इस वक्त अकेला आकर मैंने गलती की है, इसलिए मुझे गांधी मैदान वापस लौट जाना चाहिए। ये सोचकर मैंने साइकिल घुमा ली, लेकिन जब वापस मांगो के पुल तक पहुंचा तो दिल ने कहा, अब अगर मैं वापस गया तो इदरीस मेरा मजाक उड़ाएगा। ये सोचकर मैंने फिर इरादा बदल दिया और इस बार साकची वाले रास्ते से होकर जाने का फैसला किया। उस वक्त तक मैं भूतों या बदरूहों पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए उस बरकत वाले भूत का मुझे ख्याल भी नहीं आया, जिसके बारे में सैकड़ों किस्से सुन चुका था। उसी रास्ते में गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है और हॉस्पिटल के एक कमरे में लावारिस लाशें रखी रहती हैं। जब मेरी उम्र कम थी और कभी दिन में इधर से गुजर होता था तो मैं उस कमरे की खिड़की से झांक कर उन लावारिस लाशों को ज़रूर देखता था। वैसे उन लाशों को देखने के बाद कई रातों तक डरावने ख्वाब देखता रहता था। फिर भी ना जाने वो कौन सी ख्वाहिश थी कि मैं उस रास्ते से गुजरते हुए लाश घर में एक बार ज़रूर झांक लेता था। उस रात जब मैं उस लाश घर के पास से गुजरा तो एक बार दिल में फिर ख्वाहिश हुई कि मैं लाश घर की खिड़की से झांकूं, लेकिन उस वक्त लाशों के उस कमरे में भी अंधेरा था और बाहर भी भयानक अंधेरा। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो सकी और तेज़ तेज़ साइकिल चलाता हुआ उस कमरे के पास से गुजर गया। फिर वो भूतों वाला बरगद आ गया। बरगद के नीचे से गुजरते हुए मुझे वो घटनाएं याद आ गईं जो उस पेड़ पर रहने वाले भूत के बारे में सुन चुका था, लेकिन उस वक्त भी मुझे किसी तरह का डर महसूस नहीं हुआ। मैं अंधेरे और सन्नाटे से डरा ज़रूर था, मगर किसी भूत का डर बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी साइकिल उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरी, अचानक मुझे ऐसा लगा घुंघरू बजे हों, जैसे कोई औरत झांझर पहने हुए मेरे पीछे पीछे दौड़ रही हो। मैंने घबराकर सर घुमाया, देखा तो मुझे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया। अलबत्ता घुंघरुओं के बजने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, छम 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 छम। मैं समझा शायद मेरे कान बज रहे हैं या मैं वाकई डर गया हूँ। लेकिन दूसरे ही लम्हे अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आदमी कूद कर मेरी साइकिल के कैरियर पर आ बैठा हो। साइकिल अचानक भारी हो गई और पैडल घुमाने के लिए मुझे ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। इसके साथ ही घुंघरुओं की आवाज़ भी बंद हो गई। बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई औरत घुंघरू या झांझर पहने हुए भाग रही थी और अब वो उचक्कर मेरी साइकिल पर बैठ गई है। ये ऐसी अजीबोगरीब घटना थी कि मैं कुछ मिनट के अंदर अंदर पसीने में डूब गया। मेरा दिल तेज़ी से धक धक करने लगा और होंठ सूख कर हलक में कांटे से पड़ने लगे। मैंने डर कर जल्दी जल्दी साइकिल के पैडल चलाने चाहे, लेकिन ऐसा लगा जैसे साइकिल के कैरियर पर कई मन वजनी चीज़ रख दी गई हो। पूरी ताकत लगाकर पैडल घुमाते घुमाते मेरा सांस फूल गया। उस वक्त मैं बेहद डर गया था। डर कर मैंने सारी दुआएं दिल ही दिल में पढ़नी शुरू कर दी जो मुझे याद थीं। आगे कब्रिस्तान था। मैं हाँफता काँपता पैडलों पर पाँव मारता कब्रिस्तान की हद में दाखिल हुआ तो अपनी आदत के मुताबिक मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर, यानी अस्सलाम वालेकुम ए कब्र वालों। मेरे सलाम करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने शोरगुल का टेप रिकॉर्डर चला दिया हो। अचानक इस तरह से शोर मचने लगा जैसे ये रात का वक्त ना हो,
बल्कि मैं दिन में लोगों से भरे पड़े किसी बाजार से गुजर रहा हूँ। तांगे वालों और रिक्शे वालों की आवाज़ें, मोटरों के हॉर्न की आवाज़ें, लोगों के बोलने की आवाज़ें। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई सोया हुआ शहर अचानक से जाग गया हो। मैं और ज़्यादा घबरा गया और मैं सारी ताकत लगाकर और ज़्यादा तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा। लेकिन मेरी साइकिल के पीछे जो वज़नी चीज़ बैठी थी, उसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल चल न रही हो, बल्कि रेंग रही हो। जब मेरी साइकिल कब्रिस्तान के दूसरे सिरे तक पहुंची, तो अचानक मैंने किसी मर्द की एक वाज़ेह और साफ आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई आदमी उस शोर में चिल्लाकर कुछ कह रहा हो। आवाज़ ने कहा, नहीं, इसे छोड़ दो, ये वो नहीं है, इसे छोड़ दो, वापस आ जाओ, ये वो नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। उस रहस्यमयी आवाज़ ने कई बार यही बात दोहराई। फिर मेरी साइकिल जैसे ही कब्रिस्तान के हद से बाहर निकली, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरे कैरियर पर बैठी हुई वो रहस्यमयी चीज़ कूद कर उतर गई हो। छम छम घुंघरू बजते दूर होते चले गए। फिर से मेरी साइकिल हल्की चलने लगी तो मेरी जान में जान आई और मैंने अंधाधुंध साइकिल दौड़ा दी। रास्ते में 5-6 कुत्ते मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़े, मगर मैंने किसी की परवाह न की। मैं पूरी ताकत से साइकिल चलाता रहा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। और आखिर में खैरियत से घर पहुंच गया। अपने कमरे में पहुंचा तो उस वक्त सुबह के पूरे 4 बजे थे और पसीने से मेरे कपड़े इस तरह तरबतर हो चुके थे जैसे मैं बारिश में भीग कर आया हूँ। उस रात बिस्तर पर लेटकर मैंने खुदा का हज़ार शुक्र अदा किया कि मैं ज़िंदा सलामत घर पहुँच गया। मगर मेरी समझ में नहीं आ सका कि वो आवाज़ें कैसी थीं। क्या वाकई वहाँ मैंने वो आवाज़ें सुनी थीं या सिर्फ मेरे डर का करिश्मा था। इसी तरह सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह को 11 बजे मेरी आँख खुली। नहा धोकर नाश्ता करने बैठा तो फिर मुझे रात की घटनाएं याद आ गईं। दिन में सारा डर दूर हो चुका था, इसलिए मैंने खुद से कहा कि रात को तुम डर गए थे, इसलिए तुम्हें वो रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई दी थीं। अगर भूत का कोई वजूद होता तो तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ता। ये सोचकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई। 12 बजे मैं अपने दफ्तर पहुंचा और अपने काम में लग गया। 1 बजे इदरीस मेरे पास आया। दफ्तर के कमरे में दाखिल होकर वो दरवाजे पर ही रुक गया और एक गहरी सांस लेकर वो बोला, खुदा का शुक्र है अंसारी कि तुम खैरियत से हो। मैं तो डर ही गया था। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। मैं रात का झगड़ा भूल गया और मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों डर गए थे? क्या तुम्हारा ख्याल था मुझे बरकत का भूत खा जाएगा? उसने मेरे करीब आकर बैठते हुए संजीदगी से कहा, भूत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सुबह से सारे शहर में एक खबर घूम रही है। रात को कब्रिस्तान में एक आदमी की लाश मिली है। पुलिस ने लाश पर कब्जा कर लिया है और उसकी तलाशी लेने पर पता चला है कि मरने वाले का नाम भी अंसारी था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं हैरत से बोला, मैं सच कह रहा हूँ। ये खबर सारे शहर में घूम रही है। शायद शाम के किसी अखबार में छप भी जाए। तुम्हारा नाम सुनते ही मैं तुम्हें देखने के लिए भागा चला रहा हूँ। सच मानो तो नाम सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन यहाँ आकर जब तुमको जिंदा सलामत देखा तब दिल को तसल्ली हुई। मुझे इदरीस की बात पर यकीन नहीं आया। मैं उसी वक्त इदरीस को साथ लेकर पुलिस स्टेशन गया जहाँ वो लाश ले जाई गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बताया कि वाकई मरने वाले का नाम अंसारी था और वो साकची का ही रहने वाला था। ये सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया और मेरे कानों में वो अल्फाज गूंजने लगे,
जो रात को किसी मर्द ने चिल्लाकर कहे थे, नहीं इसे छोड़ दो, ये वो नहीं है, इसे छोड़ दो, वापस आ जाओ, ये वो नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। और इन अल्फाज के साथ ही मेरी साइकिल से वो बोझ उतर गया था। इसका मतलब था रात को उस आवाज़ ने ही मेरी जान बचाई थी। खुदा जाने वो कोई बदरूह थी या मौत का फरिश्ता था जो मेरे किसी हम नाम बदनसीब नौजवान के बदले मेरी जान लेने वाला था। लेकिन ठीक वक्त पर उस आवाज़ ने उसको रोक लिया। शायद अगर वो रहस्यमयी अनदेखी आवाज़ नहीं आती तो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मेरी ही लाश पड़ी होती। मैं आज तक फैसला नहीं कर सका हूँ कि उस घटना को क्या समझूं, क्योंकि दूसरे दिन के अखबार में उस बदनसीब मरने वाले के बारे में खबर छपी थी और उसमें लिखा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले नौजवान को किसी जहरीले सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। मैं भूतों या बदरूहों का आज भी कायल नहीं, लेकिन अब मैं भूतों या बदरूहों के होने या ना होने के बारे में उस शिद्दत से विरोध करते हुए डरता हूँ जिस शिद्दत से पहले किया करता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।